हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लहरे में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए, लेकिन ये जब पर्दे पर आते हैं यानी कि स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी एक्टिंग का ऐसा छाप दर्शकों पर छोड़ते हैं कि दर्शक की इनकी मुरीद ही हो जाते। सो प्लीज वेलकम राहुल देव। राहुल सर, सबसे पहले वेलकम टू लहरे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मैरिज। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली रिलीज हुई है मैरिज और इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। आपके स्पेशली आपके कैरेक्टर को काफी पसंद किया जा रहा है, तो क्या कुछ आप कहेंगे कि कितना अलग किरदार है ये इस बार? मतलब आप क्या कुछ नया लेकर दर्शकों के लिए आए हैं? मारिच में वो एक कैथोलिक है, क्रिश्चियन है, और एंथनी उसका नाम है। और वो आई थिंक वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक फुल फ्लेजेड रोल है, बट या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें एक ऑनसॉम कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। और कहानी एक थ्रिलर ऐसा है कि हु डन इट, मतलब किसने किया है वो कत्ल। तो क्योंकि कई लोगों ने अभी तक देखी नहीं होगी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किया है या जिसने भी किया है। बट ये है कि एक क्योंकि वो कुछ नेगेटिव रोल्स मैंने किए हैं कुछ फिल्मों में, तो एक इंटरेस्टिंग कास्टिंग हो जाती है फ्रॉम अ कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो डायरेक्टर मिले थे, जो उन्होंने बताया था मुझे। और मारीच दरअसल अपना रामायण में तो महाभारत मतलब रामायण के अंदर रावण के मामा थे। जो हमारी कहानी है रामायण, उसके अंदर और क्योंकि उसे रामायण पे आधारित नहीं है, और तो बेसिकली वो एक मैजिशियन थे, इल्यूजन। मतलब कुछ जैसे वो हिरन जो थे वो ही थे, मारीची थे, जिनके पीछे सीता जी ने भेजा था उनको, राम जी को। तो सो बेसिकली मारीच क्या करते थे कि क्योंकि एक म्यूजिशियन थे, तो मुझे टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एक दूसरा, मैम कैथलिक है और जूझ रहा है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से। और उस दौरान फिर वो कहानी में कैसे आ जाता है। जो तुषार साहब का रोल है वो एक पुलिस ऑफिसर का है, और एक ऐसे वारदात हो जाती है फिल्म के अंदर जहाँ दो तीन मर्डर्स हो जाते हैं। एंड फ्रॉम अ कॉप पॉइंट ऑफ व्यू, पुलिस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि वो ढूंढ रहा है कि कौन है कातिल। और वो कहानी कहाँ कहाँ उसे लेके जाती है, और इस कहानी में ये दोनों कैसे सामने आमने आते हैं और फिर क्या होता है। तो वैसा है। मैं गोल मोल इसलिए कर रहा हूँ, बात को ज्यादा बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी देखी नहीं होगी, पहला ही हफ्ता है ये हम्म। वजह। ऑब्वियसली इस मतलब जिन्होंने भी देखा है वो इसे काफी अच्छा रिस्पांस दे, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिला है अपने किरदार को लेकर? फ्रैंकली मैम, मैं यहाँ था नहीं। मैं यहाँ जो इनका प्रीव्यू हुआ था उसके लिए भी नहीं था। मैं गोवा में शूटिंग कर रहा था। मैं कल रात को लेट कोई 11:30 बजे पहुंचा हूँ ओ, यहाँ। और गोवा में जहाँ शूटिंग कर रहे थे हम लोग, बहुत नेटवर्क आना, बहुत डिस्टर्बेंस था। तो बहुत सारे इंटरव्यूज, और इनफैक्ट बता देंगे आपको जिन्होंने ये हमारा कोऑर्डिनेट किया है, कैनाथ जी, कि जी। हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए बिकॉज वहाँ बहुत हेक्टिक था मैम। मतलब वी वर वर्किंग ऑलमोस्ट 12 घंटे की शिफ्ट थी वैसे तो ऑफिशियली, मगर 14 साढ़े 14 घंटे हो जा रहा था। और फिर ट्रैवलिंग लोकेशन तक, होटल तक, वापस लोकेशन तक। और गोवा में ना पैचेस आते हैं, नेटवर्क आता है नहीं आता है। ये इंटरव्यू हम लोग पहले करने वाले थे, अगर आपको याद हो। जी, हाँ हाँ। मगर ये पुश होता गया वही, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो मैं ना टच में ही नहीं हूँ फ्रैंकली। कल रात को मतलब 11 बजे का फ्लाइट था गोवा से। तो आप समझ सकते हैं ना, मतलब ये मेरा पहला ऑफिशियल डे है, वो भी संडे का दिन है। तो आई मीन मंडे है आज, मतलब पहला वर्किंग वीक है। संडे जी। को लेट नाइट में आया हूँ, ऑलमोस्ट मंडे मॉर्निंग है। सर, अगर बात करें मेमोरीज के बारे में, तो सेट पर कैसा माहौल था और क्या कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे अपने ऑडियंस के साथ? मैं मेरे लिए पर्सनली यही था कि भाई कोई भी एक्टर के लिए जी। और उनके बेटे के साथ मैंने किया है काम एम्पायर में, नसीरुद्दीन शाह साहब ना। जी। तो आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए अच्छा लगता है यार, एक तो सीनियर तो हैं ही सबके, और एक ऐसे जमाने पे उन्होंने मीनिंगफुल सिनेमा किया है जहाँ मीनिंगफुल सिनेमा के लोग इतने कायल नहीं हुआ करते थे, इतने लोग नहीं देखा करते थे उसको। मतलब अर्थ, मतलब लाइन से अगर मैं बोलूं, कितनी फिल्में, मतलब ब्यूटीफुल फिल्म्स है ना। तो जाहिर है कि भाई उनके साथ काम करने का एक मौका, माय फर्स्ट एक्चुअल, इतनी फिल्में करने के बाद फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद हिम।
रोल सीन हमारे बहुत कम थे साथ में, शायद 1 या 2 सीन्स थे, बट जस्ट जो पर्सनल मेरे लिए जो माहौल था, क्योंकि अभी कितनी फिल्मों में हर जगह जाके माहौल तकरीबन वही होता है मैम, हर फिल्म सेट का। जी। तुषार एक बहुत शानदार प्रोड्यूसर है, मैं यही कहूंगा। ही मेड एवरीबॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव। और तुषार के साथ मैंने पहले भी एक बार काम किया है, जिसमें वो प्रोड्यूसर नहीं थे, वो एक्टिंग कर रहे थे। इंसान फिल्म का नाम था। द लेट केशुराम से जी वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो अ, तो ऐसी कोई टेरिटरी नहीं थी कि मैं जानता नहीं हूँ किसी को। मतलब तुषार के साथ काम कर चुका हूँ, नसीब भाई के बेटे के साथ काम कर चुका हूँ। तो मेरे लिए पर्सनली टेक होम यही था कि यार एक उनके साथ काम करने का मौका मिला। इंटरेस्टिंग होती है। डायरेक्टर मेरा ब्रांड न्यू था, फर्स्ट फिल्म उनकी डायरेक्शन में थी। कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी जब हम लोगों ने साइन करी थी। तो कहानी कैसे शेप अप हुई है, क्या फिल्म बनी है, मुझे फ्रैंकली पता ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्रायल के लिए नहीं था यहाँ पे। फिल्म अभी तक मैंने देखी। जी सर। सर, बात अगर मैंने रिएक्शन की है, तो यहाँ पे मैं आपने आपसे पर्सनली जानना चाहूंगी कि मुग्धा मैम का किस तरह से रिएक्शन आया है इस फिल्म को लेकर, यानी कि मारिश को लेकर? उन्होंने क्या मैम कहा हम इसको दोनों ही लेकर? शूटिंग कर रहे थे। वो जो गोवा का जो हम करके आए हैं जी। काम, हम्म। उसमें वो कहानी की प्रोटैगनिस्ट मुग्धा है। हाँ। और जी मेरा जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है उसमें, लॉयर का। तो हमारी आपस की कहानी है, मतलब इन द सेंस लाइक कुछ ऐसा हो जाता है फिर वो कहानी में। तो उनसे भी रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक देख हम दोनों ने नहीं देखा, सेम फ्लाइट पे हैं। ओके। बट जी मैं सर। ये चाहूंगा कि इसी हफ्ते मैं फटाफट ये फिल्म देख लूं और रेगुलर ऑडियंस और थिएटर में देखूं, ताकि पता लगे ये क्या हो रहा है अभी। जी सर। सर, इसके बाद आप 1920 के सीक्वल भी कर रहे हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशंस चल रही है? क्या जोरों-शोरों में तैयारी चल रही है? और आपने पर्सनली खुद को किस तरह से प्रिपेयर किया है 1920 के सीक्वल के लिए? मैम 1920 एक्चुअली बन चुकी है ऑलरेडी, फिनिश कर ली है हमने वो फिल्म। ओके। और प्रिपरेशन अब चल रहा है। एक पंजाब के एक आउटडोर के लिए जा रहा हूँ मैं 15 तारीख को, 14 को जी। चले जाऊंगा पंजाब में। मैं मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, यू विल हैव टू चेक गूगल, बट मेरी लास्ट फिल्म वहाँ जिमी शेरगिल की प्रोडक्शन में थी। जी। पंजाबी फिल्म एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया हुआ पहले, एक फिल्म थी योद्धा पंजाबी। तो वो आउटडोर पे मैं जा रहा हूँ 14 को। तो एक ओके। प्रिपरेशन यही है कि मैं पंजाबी लैंग्वेज में काम करने वाला हूँ शायद 7 साल बाद। फुर्सत हुई नहीं क्योंकि इधर ही बहुत बिजी हो गए बिकॉज ऑफ दी ओटीटी ना, द होल रेवोल्यूशन जो ओटीटी पे हुआ है। तो इतना सब कुछ अच्छा करने तो 1920 का जो आपका सवाल था, वो फिल्म मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और वो पोस्ट में है। उसकी ओके। डबिंग मुझे करनी है। इनफैक्ट मुझे आज समय नहीं है, वरना मैं आज ही उसकी डबिंग करता। तो जैसे कि 1920 एक हॉरर मूवी है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कभी महसूस किया हो या आपके साथ कभी कुछ हुआ हो? ऐसा कुछ कभी हुआ तो आप क्या शेयर करना पसंद करेंगे ऑडियंस के साथ? मैम फ्रैंकली ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट ये होता है कि कभी आप कोई ऐसी फिल्म देख लेते हैं या कोई जी। किताब ऐसी पढ़ रहे हैं विच इज लाइक अ मर्डर मिस्ट्री, या कुछ उसमें बहुत ही थ्रिलिंग कुछ है या कुछ अनटूवर्ड है, मिस्टिकल है। तो उस वक्त अगर आप ये रात के बीचों बीच अकेले में देख रहे हैं, तो एक वो घबराहट हर किसी को होती है। तो उस घबराहट का मुझे अनुमान जरूर हुआ है, कई बार हुआ है फिल्में देखते ओके। हुए। या एक शो है हेड हंटर, बहुत ही दिलचस्प शो है, रियल कॉप ड्रामा है। रियल लाइफ केसेस को उन्होंने, आई थिंक डेविड फिंचर है उसके डायरेक्टर। उस दौरान कुछ केसेस को देखा, जब मैंने रात को ही देखा था क्योंकि उस टाइम पे वो दौरान चल रहा था वो लॉकडाउन का। तो एक ऐसी रात थी जिसमें आपने पूरा शो ही 2 सीजन एक साथ में देख लिए। तो वो उस टाइम पे ऐसा लगा था, और उस टाइम पे माहौल भी कुछ बाहर भी ऐसा था ना, सब अकेले अकेले अकेले, लॉकडाउन जी। तो वो उस टाइम पे ऐसा, मगर ऐसा कुछ अगर मैं कहूँ कि यार टेंजिबल एक्सपीरियंस किया देखो ये भूत है, ऐसा कुछ लकीली नहीं हुआ। सो इसके बाद आप फिर से ऑडियंस को कब दिखेंगे और पाइपलाइन में क्या कुछ है आपके कि आप किन-किन फ़िल्मों में आएँगे नज़र और किस तरह का आप नया कैरेक्टर ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं? मैम एक तो आपने जिक्र किया जिसका 1920 का जो सीक्वल है। जी। जी। इनफैक्ट जो दिलचस्प बात है सीक्वल की वो ये है कि ये डायरेक्ट विक्रम भट्ट साहब ने नहीं की है, उनकी डॉटर है कृष्णा भट्ट। जी। उन्होंने डायरेक्ट की और विक्रम जी ने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी। विक्रम जी इसके प्रोड्यूसर हैं और जी। महेश भट्ट साहब इसका लेखन किया। So it's राइट। 3 generations of Butts. So that is a nice
interesting thing for me. It's interesting for me to watch young Krishna actually at the helm of things as a director. Because मैंने उनको देखा हुआ जब वो 13 या 14 इयर्स की थी, वो सेट पे आती थी फुटपाथ के, तब वो पियानो क्लासेस सीखती थी, मुझे अभी तक याद है। तो उनको यहाँ पे मिलना, और वो फिर मेरी डायरेक्टर हैं, उनके लिए यस मैम नो मैम करना, वाज दिस ओके, बहुत अच्छा लगा। और ग्रेट। उसके अलावा मैम मेरे पास निखिल अडवाणी जी की कंपनी है एमए एंटरटेनमेंट, उनका एक शो है अधूरा, जी। जिसको डायरेक्ट किया है गौरव चावला साहब और अनन्या बैनर्जी ने। तो अनन्या और गौरव, अनन्या जी इसकी लेखक भी हैं, तो जो नरेशन हुआ था वो उनके ऑफिस में ही हुआ था, और निखिल साहब के फोन आया था इसके लिए। सो आई थिंक वो अधूरा जो है वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा अमेज़न पे इन 2023। इसकी डबिंग अभी मैंने हाल ही में खत्म की है, सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। दोनों डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वो कंपनी बहुत अच्छी है। Then I'm looking forward to another very nice release I'm part of. वो टाइटल अभी तक टेंटेटिव है, ब्लाइंड वुमन इट्स कॉल्ड, बट वो शायद बदलेगा। वो एमएक्स प्लेयर पे आने वाला था पहले, और एमएक्स प्लेयर पे आएगा। सारे गामा उसके प्रोड्यूसर हैं, और सुनील शेट्टी मेरे बहुत ही एक रिस्पेक्टेड सीनियर है, और बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं। तो वो उनका कमबैक हीरोइक रोल है। अभी उनका धारावी भी आया था हाल ही में, बट दिस इज लाइक अ सोलो सुनील शेट्टी फिल्म इन अ सीरीज। तो लार्जर देन लाइफ स्पेस है, और वही एक ही इंटरेस्टिंग सीरीज मैंने ऐसी किस्म की है जो कि यू गो बैक इन टाइम, इन सेंस कि वो एक 90s का लार्जर देन लाइफ और 80s का एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा होता था, वो इस सीरीज में अटेम्प्ट किया डायरेक्टर ने और स्टोरी ने। तो सारेगामा का एक विंग है यूडली फिल्म्स, जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं। सारेगामा इंसिडेंटली वही कंपनी है जिसके पास एचएमवी जो लेबल होता था फिल्म्स का और म्यूजिक का। तो उसमें इंटरेस्टिंग है कि यू विल आल्सो फाइंड रेट्रो म्यूजिक व्हिच हैज बीन वीव्ड इनटू द फिल्म, बिकॉज़ एचएमवी ओन्स दैट, मतलब सारेगामा ओन्स दैट म्यूजिक। तो वो एक इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसके 2 सीजन है। पहला सीजन आपको देखने को मिलेगा, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ अपने कैरेक्टर में, क्योंकि वो एक तो हरियाणवी है, तो मैं दिल्ली से हूँ, तो मगर हूँ नहीं हरियाणवी, तो भाषा का प्रयोग इंटरेस्टिंग लगा वो तैयारी करते हुए। और उसका जो सेकंड सीजन है वो रोल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अभी हमने फर्स्ट सीजन ही मुकम्मल किया है, तो वो आएगा। वो भी फिनिश हो गया है काम उस पर, मैं बताया ना, उस पर भी काम फिनिश हो चुका है। डबिंग मेरी मुकम्मल हो गई है, अभी बाकियों का काम चल रहा है, जिससे इसकी डबिंग बची है, पोस्ट में है फिर। सो ये तीन जॉब्स मेरे ना पोस्ट में। तो मतलब 2023 will be full of releases, the beginning only, I think पहले 4-5 महीने में ये 3-4 चीजें आ जानी चाहिए, 3 चीजें आ जानी चाहिए। उसके अलावा मैम जो तैयारी कर रहा हूँ एक ये इसकी, और एक और बहुत बड़ा शो है, उसका मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता, मैं एक एनडीए में हूँ, नॉन डिस्क्लोजर, बट इट्स अ फैंटास्टिक शो। आई कांट इवन डिस्क्लोज द चैनल। इट्स अ वेरी वेरी नाइस चैनल। उसमें मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखता हूँ, और इंडिया में उसका वो फर्स्ट पाथ ब्रेकिंग दैट साइज शो है, लास्ट टिकेटेड शो जिसे कहते हैं। फिर एक कॉप ड्रामा है जो कि मेरे एक फ्रेंड हैं दुष्यंत जी, जो पहले बालाजी के ऑपरेशनल सीईओ थे, उनकी एक नई कंपनी उन्होंने चालू की। वो अपलॉज के साथ उन्होंने एक कॉप ड्रामा किया है, जो अभी मुझे शुरू करना है, फरवरी में उसकी शूटिंग है। That is also a series. It's got 2 seasons. The first season we are shooting, going to be shooting. उसके readings अब मैं जब पंजाब से वापस आऊंगा तो उसके तैयारी, मतलब रीडिंग्स जो होते हैं ना एक्टर्स आपस में करते हैं, वो शुरू हो जाएगा। तो वो दोनों शोज पे मैं काम करूंगा आफ्टर कमिंग बैक। एक का प्रोड्यूसर मैं बोल सकता हूँ एंडमॉल है, बड़ा प्रोड्यूसर है। और एक है जो मैंने बताया ना दुष्यंत जो है बुराडिया, वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपलॉज समीर नायर इज नो न्यू एंट्रेंट। तो मेरा पहला उनके साथ हैंडशेक रहेगा समीर जी की कंपनी के साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो मेरी पहली वेब सीरीज थी, जो मैंने वेब मीडियम में पहली बार कदम रखा, तो वो उन्हीं के कह सकते हैं नेतृत्व में रखा, क्योंकि वो उस वक्त सीईओ थे बालाजी के, बालाजी नहीं सॉरी ऑल्ट के। और ऑल्ट ने वो प्रोड्यूस करी थी, बहुत शानदार सीरीज थी वो, द टेस्ट केस। बहुत सारे लोगों ने पूछा यार आप सीजन 2 कब आएगा,
इसी वजह से क्यों नहीं वो प्रोड्यूसर्स ने बनाया, मुझे पता नहीं, एकता जी बता सकती हैं इसके बारे में. एंड two new big jobs which I'm looking forward to shooting, other than this Punjabi film which I'm entering now after a gap of, I think my Yodha was my last release. Google पे check करना पड़ेगा. यहाँ अब तक इसी मेरा तरह ख्याल है 7-8 साल. हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का वैसे भी इंतजार करें. सर, बात करें अगर कैरेक्टर के बारे में, आपने ऑलमोस्ट नेगेटिव किरदार निभाए है, लेकिन अब आप ऐसा क्या चाहते हैं कि आप कुछ अलग किरदार करें? मतलब ऐसा कोई अभी कैरेक्टर जैसे होता है मैं कि बता ना, हर किसी को 1920 लगता है? हो गया. जी, 19 बारिश की मैं बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो मिस्ट्री है, तो उसमें मैं कह नहीं सकता मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ. बट 1920 में पॉजिटिव हूँ. लास्ट ईयर एक शो आया था एम्पायर, उसमें एक जी, बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टर पॉजिटिव रोल था. अधूरा में मैं पॉजिटिव हूँ. मतलब ऑल दीज रोल्स आर पॉजिटिव रोल्स. या एंड वो जो हुड्डा है वो उसके वो जो शो मैंने बताया अन्ना के साथ, वो भी एक पॉजिटिव नेगेटिव रोल है, नेगेटिव पॉजिटिव रहा. तो जी, ऐसा कोई आउटराइट नेगेटिव मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ भी अभी, एक्सेप्ट फॉर दिस पंजाबी फिल्म. और रीजन उसका यही था साइन करने का कि यार कोई ऑफर ही नहीं कर रहा अभी कोई नेगेटिव रोल. पता नहीं क्यों अभी सभी पॉजिटिव रोल दे रहे हैं. और जो आप कह रही हैं ना, हर फिल्म में नेगेटिव तो नहीं किया है. या कुछ में अ, पॉजिटिव भी किया है. कुछ नहीं मैम, अगर 100 कुछ फिल्में की हैं तो आई वुड से 25 to 26% हैव बीन पॉजिटिव. बट वो कई बार होता है ना, नेगेटिव रोल्स आर वेरी इम्पैक्टफुल, दे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल्स. So people sort of relate more to those. Are you getting it? किसी रोल आपने किया उसके लिए अवार्ड मिला, पब्लिक ने वो फिल्म को बॉक्स ऑफिस में बहुत सराहा, तो नेचुरली फिर वो पब्लिक मेमोरी में वो रोल ज्यादा रहता है. और ऑफ कोर्स ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ही किए हैं. बट अभी ऑफ लेट का जो, मतलब मैं आखिरी 2-3 साल का मैं अगर ट्रेंड देखूं जो मैं कर रहा हूँ, एक आई थिंक ऑपरेशन परिंदे में बहुत अच्छा रोल मिला था मुझे, ऑथर बैक नेगेटिव रोल था. देन एक फिल्म हमने की थी रात बाकी है ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो पॉजिटिव रोल था, कॉप था, प्रॉब्लम सॉल्विंग. इवन दुष्यंत जो प्रोजेक्ट है वो भी पॉजिटिव है. एडिशनल सीपी है वो मुंबई का. तो मैम अभी फिलहाल ये एक फिल्म है, ये जो पंजाबी फिल्म जिसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, बट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल. और भी ना वो पॉजिटिव नेगेटिव जो दायरा होता था ना एक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का, वो इंडियन एटलीस्ट जो इंटरेस्टिंग सिनेमा है उसमें से चलेगी. एवरीबडी शेड्स ऑफ ग्रे, इवन जो हमारे हीरोज हैं अभी वो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ और बिल्कुल सफेद नहीं है. हम्म, ऑफ कोर्स सम एक्टर्स हैं जो कि कैरी कर सकते हैं उसको, जैसे सलमान खान साहब हैं या शाहरुख साहब हैं या टाइगर श्रॉफ amongst the new generation, जॉन, ऑल दीज पीपल बट अभी वो जो लार्जर देन लाइफ राइटिंग होती थी ना, वो हटके विच इज अच्छा है कि एक नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल जैसे आम लाइफ में बातें होती हैं उस किस्म की राइटिंग हो रही है. और क्योंकि ऑडियंसेस बहुत इवॉल्व हो गई हैं, दे यू कांट लाइक, दे लाइक टू वॉच जो. तो दी आयरनी है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें ही एक आयरनी है, क्योंकि जो साउथ की फिल्में जो सराह रहे हैं लोग, जी, वो लार्जर देन लाइफ वो वैसे ही है जैसे 90s में बनती थी फिल्में. मतलब लार्जर देन लाइफ हीरो, हाँ, मतलब वो एक घूसा मारता तो 8 लोग उड़ते हुए जाते हैं, प्रभास साहब मार रहे हैं. जी, और विलन भी लार्जर देन लाइफ है, वो जब वो आता है तो बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है, दैट काइंड ऑफ थिंग, लार्जर देन लाइफ एंट्रीज. वो क्यों कैसे, बट ये है कि वो डेफिनेटली छू रहा है. वहाँ ट्रेंड ये है लार्जर देन लाइफ, और चल रही है वो फिल्में, पुष्पा जैसे चली या RRR चली या बाहुबली. और यहाँ जो है स्कोप हो गया थोड़ा नेचुरल. फॉर एग्जाम्पल विकी डोनर, आर्टिकल 16, मुल्क, अनुभव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उधर, अनुराग कश्यप हमेशा से ऐसा काम करते थे. जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वसंत बाला मुझे बहुत पसंद है. थोड़ा क्वर्की, काफी क्वर्की, कंप्लीटली मैड काम करते हैं. शिमित अमीन, देन हु एल्स, अंधाधुन, वो श्रीराम राघवन, जीनियस आई थिंक, स्टोरी टेलिंग में. अगर आप ये देखें जो अजय जी की अभी फिल्म आई है पार्ट 2, पार्ट 1 वाज अ मराठी डायरेक्टर ना, ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे. रीमेक है वो मलयालम फिल्म का, दृश्यम. तो जी, ये किस्म की फिल्मों में देखें खुशबू है, अब दृश्यम चल गई.
लार्जर देन लाइफ सिनेमा भी चल रहा है अभी, जैसे अनीस बज़मी जी की, उनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, मुबारका की थी और एक नाम फिल्म की थी। उनकी वो फिल्म आई भूल भुलैया, वाज अ बिग सक्सेस, है ना? तो बट दोनों ही अच्छा है, और मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि जो मुझे, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ में मौके बहुत मिले, तो मुझे ये थोड़ा अभी फिलहाल ये फेज मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यार इस किस्म की फिल्में मिले, या इस किस्म का काम मिले जो थोड़ा साधारण है, जिसमें आम बात की जाए या आम जिंदगी की बातें हों, वो खुशबू। सर अगर साउथ फ़िल्मों की बातचीत छिड़ ही गई है, तो फिर जैसे कि अभी साउथ मूवीज़ का रीमेक का काफ़ी चलन हो गया है, कि साउथ की मैम ये मूवीज़ अभी में से नहीं है, आप पता नहीं आप फॉलो करती हैं कि नहीं जी, सिनेमा जी, को, मगर जितेंद्र जी, जब मैं जी, स्कूल का बच्चा था, जी, उनकी सारी फिल्में, वो बहुत सारी फिल्में उन्होंने रीमेक की थी रीमेक तेलुगु की है। फिल्मों। तो ये चलन तो आज से नहीं है, ये मतलब अब जितेंद्र जी की मुझे पता नहीं कितनी एज है, बट आई एम श्योर ही इज ओवर 70। तो ये तो पक्का ही है कि 30 साल पहले से मतलब एवरग्रीन है वो जरूर, मगर ये है कि पुरानी फिल्मों में ये चलन था, और वो जी, लगातार साउथ में ही शूटिंग होती थी। उस टाइम पे गाली ये था कि तेलुगु फिल्में भी तब चेन्नई में शूट होती थी, जो मेरे सीनियर्स बोलते हैं, और अभी तेलुगु फिल्में आंध्र प्रदेश में होती थी, मतलब हैदराबाद की एक अपनी फिल्म सिटी है। तो पहले नहीं था वो चलन, एक फिल्म सिटी वहां होती थी चेन्नई में, और एक फिल्म सिटी इधर होती थी बम्बई में। तो ऐसा ये कोई नया चलन नहीं है। ये पता नहीं क्यों, आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए सिनेमा को, तो यूल बी हर फेज में, 90s में रीमेक्स हुए हैं, 80s में रीमेक्स हुए हैं, 70s हुए हैं, और आई थिंक 2000 का एक दौर था जिसमें कम रीमेक्स हुए, बट अगेन अभी रीमेक्स बन रहे हैं, because the money making process, the money involved in the making process is so much that I feel the producers have every right to buy a nice. पहले एक टाइम था, अगर आप देखेंगे 2000 और 2010 में, लोग कहते थे हम इंस्पायर हो गए हैं, कॉपी फ्रेम टू फ्रेम होती थी अंग्रेजी फिल्म या किसी की, तब कॉपीराइट इतना स्ट्रांग नहीं होता था, और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया है, और शेमलेसली किया है, और इंडियन पब्लिक ने उसे सराहा भी है, जबकि वीडियोस उसके कैसेट्स अवेलेबल होते थे, वो फिल्में आप देख सकते थे, बट तो भी चली है क्योंकि उसका एक फ्लेवर इंडियन, क्योंकि जब उस आप इंडियन तरीके से प्रस्तुत करते हैं उसी स्टोरी को, तो होता क्या है कि लहजा बोलने का, डायलॉग्स, जो कैरेक्टर्स के नाम हैं, वो सब हिंदुस्तानी होता है। विशाल भारद्वाज जी ने शेक्सपियर को लेके इंटरप्रेट किया एक और तरीके से, बिल्कुल यूनिक और ब्रांड न्यू तरीके से, है ना? लंगड़ा त्यागी वहां से आए, एक किरदार में याद है सैफ अली खान साहब ने किया था। सो यू नो, क्रिएटिविटी का कुछ ऐसा दायरा तो है नहीं कि क्रिएटिविटी भाई साउथ की है या नॉर्थ की है या वेस्ट की है या ईस्ट की है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है सबकी, और जो भी कुछ क्रिएट करना चाहे उसकी मर्जी है, और किसी को अगर किसी और की पसंद आए और वो उसे 2 पैसे दे के वो राइट्स लेता है, अच्छी बात सर है, इट लेकिन ब्रिंग्स जैसा कि कंट्री क्लोज। पहले जो ऑडियंस का झुकाव था वो बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा था, लेकिन अब ऑडियंस का झुकाव जो है वो साउथ की फ़िल्मों की तरफ और ऐसा वहाँ कुछ के नहीं है मैम, मैंने सेलिब्रिटीज़ को आपको ज़्यादा अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने पहले ही ये सवाल पूछा, बगैर ही जवाब दे दिया था एक्सेस जी, पे, जी। कि ऐसा कुछ झुकाव नहीं है कि साउथ का ज्यादा है नॉर्थ का ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। झुकाव क्या है? क्रिएटिविटी की तरफ। जी, और साउथ नॉर्थ क्या है, मैं सब हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, और मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई 33 तेलुगु फिल्में की, 17 मैंने तमिल फिल्में की, जी, 17 ही मैंने कन्नड़ फिल्में की, 5 फिल्में मलयालम में भी की हैं, जो कि 2 मोहनलाल जी के साथ, और 70 के करीब हिंदी फिल्में भी की। जी, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां जाके कर रहा हूँ तो वो कम है या ज्यादा है। ये है हाँ, कि मुझे एक इंटरेस्ट आ रहा है यार, ये बहुत अच्छी, राजमौली जी के साथ मैंने शायद 2006 में या 7 में किया हुआ काम, सिमाद्री नाम की फिल्म थी। वेदलम 2015 में सबसे सुपरहिट फिल्म रही है तमिल की, अभी इधर राइट्स लिए गए हैं उसके। अजीत साहब की फिल्म थी, अजीत साहब उसके हीरो थे, शिवा उसके डायरेक्टर थे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट वही मैंने पॉइंट आउट किया, वो अभी भी लार्जर देन लाइफ फिल्में ही बन रही है। इधर तो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेमा बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे अभी इंटरेस्टिंग लग, मैं बताया ना मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि कई बार होता है एक्टर, हमें चैलेंज क्या होता है कि आपको एक सिंपल सिचुएशन बताता हूँ, भगवान ना करे 2 लोगों में झगड़ा हो जाए, आपका किसी और के साथ हो जाए,
या किसी मेल का किसी और के साथ हो जाए सपोज, जो आपने किसी का नाम लिया ना शूटिंग से पहले कि शुरू करें, वो क्या नाम है उनका, कैमरामैन है वो, इस शो के कौन है? विघ्नेश जी सर। हाँ, कैमरामैन है। जी। हाँ, तो वो भगवान ना सोशल करे मीडिया हैंड। उसका किसी और के साथ झगड़ा हो जाए, ओके। और सपोज ये हैज अ ग्रेट बॉडी या जो भी है, क्या वो अपना शरीर पहले दिखाएंगे और फिर लड़ेंगे, या सीधा लड़ मरेंगे? एक सिंपल चीज बताता हूँ, आम लाइफ में क्या होता है। आम लाइफ में तो गाली गलौज होता है और लड़ मरते हैं, जी, जी। और कई बार गाली गलौज में बात खत्म हो जाती है और लोग आ जाते हैं। या गाली गलौज में आपको भी पता है कि ज्यादा झगड़ा करेंगे तो यार पुलिस आ जाएगी, छोड़ो यार, जाने दो साले को। ऐसा होता है ना आम जिंदगी। फिल्मों में कैसा होता है कि अगर विलन लार्जर देन लाइफ है, और मैंने ऐसा काम किया हुआ है मैम, और लोगों ने सीटियां ही बजाई हैं इसमें, पहले शर्ट मैं खोलूंगा, फिर हीरो खोलेगा, फिर वो कोई हाई स्पीड पंखे वंखों के साथ पत्ते पत्ते उड़ेंगे, सडनली वहां बिजली भी आ जाती है और स्टॉर्म भी हो जाता है और बारिश भी आ जाती है, और चल भी जाती है पिक्चर। तो ऑडियंसेस के ऊपर है मैम वो, जो जो सिचुएशन वहां तक जा रही है, जो कहानी आपको इस सिचुएशन तक लेके जा रही है, अगर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वीव की हुई है, वो इतनी दिलचस्प है कि आप उस कहानी में भावना में बह गए, और उस कहानी का कुछ आप लेना चाहते हैं। नॉर्मली हीरो का ही लेना चाहते हैं लोग, आइडेंटिफिकेशन हमेशा हीरो के साथ ही रहती है। विलन का काम सराहा जा सकता है, सपोर्टिंग एक्टर का काम सराहा जा सकता है, मगर जब हम एक कहानी को देखते हैं ना, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का आदमी देखे, 80 साल का आदमी भी देख रहा होता है और 30 साल का युवक है अगर हीरो, वो रिलेट हीरो के साथ कर रहा है, तभी कहानी आगे जाती है। जी। और कई बार कहानी का प्रोटैगनिस्ट कुछ और होता है, कहानी में कुछ और भी हो सकता है कि कहानी का प्लॉट ही प्रोटैगनिस्ट है। अब हू डन इट में तो कहानी इसलिए आगे जा रही है कि पता नहीं लग रहा अभी कि किसने किया है कुछ। अगर आप डीपली देखेंगे ना सिनेमा को, डीपली देखेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहानी एक तो क्यों दिलचस्प, आप अगर ऑडियंस की, अगर आप ऑडियंस इमेजिन करिए, आप ऑडियंस है क्यों आपको एक अच्छी लगती है, अब देखिए ऑब्वियसली। क्यों अच्छी लगती है, उसकी पहले सबसे पहले आपको उसकी कहानी अच्छी लगी, हमेशा। आप फैन होके किसी स्टार या एक्ट्रेस को देख सकेंगे, मगर कुछ ऐसा लगेगा खाली खालीपन, आप घर वापस आएंगे आपको लगेगा यार कुछ पूरा मजा नहीं आया। उन्हें एफर्ट किया, सिनेमा में गए थे, पॉपकॉर्न खाया, पैसे खर्चे, दोस्तों के साथ बहुत मजा आया, मगर वो उतना मजा देखने में नहीं आया। होता है ना कभी कभी, जी। और कभी कभी बहुत मजा आता है। वो मजा में तब बहुत ज्यादा आता है जब कहानी कुछ, चाहे वो लार्जर देन लाइफ है, चाहे यही सब ये फूल पत्ते सब होता है, गाने भी हो रहे हैं, बारिश भी आ रही है, लड़की नहा रही है और लड़का भी नहा रहा है उसमें, लव सॉन्ग्स हो रहे हैं, रिदम है गाने में, डांस मूवमेंट्स ऐसे हैं, और वो टिप टिप बरसा पानी फॉर एग्जाम्पल, जी। चला है ना गाना, तो बहुत चला है ना। सर लास्टली मैं जानना चाहूंगी, आई थिंक ये सवाल तो हर किसी की जुबान पर ही रहता है, हर कोई जानना ही चाहता है कि मुग्धा मैम से आप शादी कब कर रहे हैं? हम तो पार्टनर्स हैं मैम, कई सालों से, 8 साल से साथ ही रह रहे हैं, जी। 10 हो गए साल, सॉरी। तो 10 सालों से साथ ही में रह रहे हैं, तो 10 साल एक्चुअली इस साल हो जाएंगे मैम, 2023 में हो जाएंगे हम लोग को 10 साल, जुलाई में। तो उसमें जो शायद 8 8 साल साथ में रह रहे हैं, 10 साल जानते हुए हो जाएंगे एक दूसरे को। तो इसमें मैम कुछ ऐसा फॉर्मेलिटी तो है नहीं, साथ ही जाते हैं हर जगह अगर दोनों शहर में हो, तो क्या ही बताऊं मैं इसका सब। सर जैसे कि आपके रिलेशन को काफी लंबा वक्त हो गया है, तो एक पर्सनली मैं क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि जैसे कि लाइक 3 ऐसी बेस्ट चीजें आपके और मैम के रिलेशन के बीच में जिन्होंने आपके रिलेशन को आज भी जिंदा रखा है, ऐसे बेस्ट चीजें क्या है आपके और मैम के रिलेशनशिप के बीच की? तो अगर मैं इसका ऑनेस्टली जवाब दूं, तो हमारे ना एक गुरु हैं जो कॉमन है जी। दोनों का, तो वो फेथ उनके अंदर हम दोनों की कॉमन है। अगर मैं इसे वाकई आपको जवाब दूं, तो आई जी। थिंक कई बार होता है ना कि ओवरलैपिंग फेथ की वजह से भी लोग जुड़ जाते हैं बहुत स्ट्रांगली। कई बार लगता भी यार ये आदमी शायद आपके लिए ठीक है, नहीं ठीक है, पर वो फेथ एक कॉमन एंटिटी में इतना स्ट्रांग है। एक ही गुरु है हमारे, और मतलब उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ में दोनों के, बहुत सपोर्ट है उनका हमारी लाइफ में, तरनीब जी उनका नाम है। तो वो उनके प्रति जो भी है वो, चाहे आप श्रद्धा कह लो, उसको प्यार कह लो, या जो भी कह लो, प्यार मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो वो उतना प्यार हम कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग इतने योग्य नहीं है। बट फ्रैंकली वो जो
if I look at the faith towards him, I think that keeps the relationship interesting. You know, any relationship goes through its own tests, but any relationship will pass those tests if something is uh, gracing that test. है ना? जी। तो आई थिंक वो एक ग्रेस है हमारे रिलेशनशिप को उनका, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उस वजह से। सर जाते-जाते अपने फैन्स को, अपने ऑडियंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? I would strongly recommend for everyone to be fit and be alive. Thank you so much, sir, Thank you. and all the very best for your upcoming projects. Thank you, sir. Very much, man. Thank you.